तारीख थी 23 नवंबर 2024। 19 साल की लड़की एक हम उम्र लड़के के साथ दिन के 12:28 पर हंसी खुशी होटल के कमरे में जाती हुई दिखाई देती है। अगले 2 दिन तक ना तो कोई कमरे से बाहर आता है और ना ही कोई तीसरा अंदर जाता है। लगभग 72 घंटों तक कमरे के बाहर खामोशी छाई रहती है। लेकिन दुनिया की नज़रों से ओझल कमरे के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसकी सच्चाई बाहर आती है तो हर कोई दंग रह जाता है। ब्लॉगिंग की दुनिया में नाम कमाने का सपना लेकर बेंगलुरु आने वाली लड़की के सपनों को न केवल बेरहमी से कुचला गया था, बल्कि ऑनलाइन ऐप से हुई दोस्ती और भरोसे की उसे वो कीमत चुकानी पड़ी थी जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। यहाँ हम माया गोगोई बम्बल डेट केस की बात कर रहे हैं। आखिर इस केस की पूरी कहानी क्या है? माया के साथ क्या हुआ था? ये सब कुछ किसने किया था? डेटिंग ऐप से इसका क्या लेना देना था और इसके पीछे की वजह क्या थी? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। ये केस इतना पेचीदा हो गया था कि पुलिस को इस केस को सॉल्व करने के लिए तीन तीन टीमें लगानी पड़ी थीं। कहानी शुरू करने से पहले क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए पहले इनके किरदारों को समझते हैं। इस कहानी की सबसे अहम किरदार हैं माया गोगोई। माया मूल रूप से आसाम गुवाहाटी के कैलाश नगर की रहने वाली थी। माया के माता पिता का निधन माया के बचपन में ही हो गया था। इस कारण माया की परवरिश उनके मामा और नानी के यहाँ हुई थी। पढ़ाई लिखाई आसाम में पूरी करने के बाद करियर को और बेहतर बनाने की चाहत के साथ माया बेंगलोर चली आती हैं। यहाँ उसकी बहन पहले से ही रहा करती थी, इसलिए माया भी अपनी बहन के साथ ही रहने लगती है। बेंगलुरु में वो एक एजेंसी में स्टूडेंट कंसल्टेंसी की जॉब ज्वाइन कर लेती हैं। जॉब के साथ साथ माया को ब्लॉगिंग का भी काफ़ी शौक था, इसलिए समय मिलने पर वो वीलॉग भी बनाया करती थी। इस दौर के ज़्यादातर युवाओं की तरह माया भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती थी। 2024 की शुरुआत में माया एक अकाउंट डेटिंग ऐप बम्बल पर भी बना लेती हैं। एक दिन यहाँ पर माया को आरव हनोय नाम के एक लड़के की प्रोफाइल दिखती है। आरव हनोय ही इस कहानी का दूसरा अहम किरदार है। आरव मूल रूप से केरल के कन्नूर का रहने वाला था। आरव ने अपनी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई हाल ही में पूरी की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद आरव भी बेंगलुरु चला आता है। यहाँ वो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता है। कुछ स्ट्रगल के बाद फाइनली उसे एक कंपनी में बतौर इंटर्न नौकरी मिल जाती है। यहाँ उसकी सैलरी 15,000 होती है। जो डेटिंग ऐप माया यूज़ कर रही थी उस पर आरव का भी अकाउंट था। माया जब दोस्ती के लिए आरव की ओर हाथ बढ़ाती है तब आरव भी इस दोस्ती के लिए हाँ कर देता है। यहीं से दोनों में बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। फिर मौका मिलने पर घूमने भी जाने लगते हैं। देखते ही देखते इन लोगों का मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है। हमेशा की तरह 23 नवंबर 2024 को भी माया और आरव साथ में एक होटल में समय बिताने का फैसला करते हैं। माया अपनी बहन से कहती है कि आज ऑफिस की ओर से पार्टी रखी गई है, इसलिए मुझे आने में देर होगी। फिर ऑफिस पार्टी के बहाने वो 23 नवंबर को लगभग सुबह के 11 बजे अपने घर एचएसआर लेआउट से निकल जाती है। घर से निकलने के बाद माया इंदिरा नगर चली आती है। यहीं पर आरव भी आ जाता है। फिर दोनों इसी इलाके के रॉयल लिविंग सर्विस अपार्टमेंट होटल में दिन के 12:28 पर चेक इन करते हैं। इस समय तक माया के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। दोनों बड़े आराम से कमरे में चले आते हैं। शाम तक समय बिताने के बाद एक बार फिर से माया अपनी बहन को बताती है कि वो आज रात वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि काम के सिलसिले में उसे कहीं बाहर रुकना पड़ रहा है। अगले 2 दिनों तक उस कमरे के बाहर कोई खास हलचल नहीं दिखाई देती है। हालांकि इस बीच एक बार ज़रूर आरव अपने कमरे से बाहर निकलकर एक पार्सल रिसीव करता हुआ दिखाई देता है। कमरे के बाहर अगली मूवमेंट 26 नवंबर 2024 को सुबह के लगभग 8:30 बजे दिखाई देती है। आरव कमरे से बिल्कुल अकेले निकलता है, लेकिन इस बार आरव का हाव भाव बिल्कुल बदला हुआ नजर आता है। वो एक कैब के सहारे अपना फेस ढककर बाहर आया था। बाहर आकर आरव चुपचाप एक कैब में बैठता है और निकल जाता है। लड़की अब तक कमरे के अंदर थी। आरव ने भी अब तक होटल से ऑफिशियली चेकआउट नहीं किया था, इसलिए होटल स्टाफ को लगता है कि शायद आरव वापस आएगा, लेकिन वो वापस नहीं आता है। इधर होटल स्टाफ को आरव और माया के कमरे के आसपास कुछ अजीब सी बदबू महसूस होती है। होटल स्टाफ कमरा नॉक करके कई बार आवाज़ लगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इस कारण जल्द ही पुलिस वालों को फ़ोन करके मामले की जानकारी दी जाती है। होटल से फ़ोन आते ही पुलिस की एक टीम मौके पर चली जाती है। पुलिस की मौजूदगी में जब कमरा खोला जाता है तो अंदर का नज़ारा हिला देने वाला होता है। कमरे में पलंग पर माया बेसुध पड़ी हुई थी। चारों ओर खून बिखरा हुआ था। पूरा कमरा बदबू से भरा था। साथ ही बेडशीट पर कुछ खाने पीने की चीज़ें और सिगरेट की राख थी। जल्द ही पुलिस वाले होटल रिकॉर्ड्स में मौजूद डॉक्यूमेंट से पता कर लेते हैं कि कमरे में मृत लड़की का नाम माया गोगोई है।
डेड बॉडी को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस की एक टीम इस इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है कि आखिर माया की ऐसी हालत किसने की है। पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होटल के सीसीटीवी फुटेज से करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में आरव और माया होटल के कमरे में जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन 26 नवंबर को केवल आरव ही कमरे के बाहर आता दिखता है। लड़के की पहचान आरव के तौर पर होते ही पुलिस उसे ट्रैक करने में लग जाती है। सबसे पहले फ़ोन कॉल के जरिए आरव से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। मोबाइल के आखिरी टावर लोकेशन से पता चलता है कि आरव अभी भी बेंगलोर में ही है। पुलिस उस संभावित जगहों पर तलाश करती है, लेकिन वो नहीं मिलता है। अब पुलिस वालों की दो टीमें और बनाई जाती हैं, जिसे आरव को पकड़ने के काम में लगाया जाता है। एक टीम आरव के डिजिटल रिकॉर्ड को खंगालते हुए ट्रैक करना शुरू करती है, जबकि दूसरी टीम फिजिकली आरव के पीछे पड़ती है। मोबाइल नेटवर्क और सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर पता चलता है कि वो बेंगलुरु से निकलकर कर्नाटक के रायचूर की ओर चला गया है। अब पुलिस की टीम उसके पीछे पीछे रायचूर तक जाती है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरव वहां से ट्रेन पकड़कर मध्य प्रदेश चला आता है। पुलिस मध्य प्रदेश तक उसे ट्रेस करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन एक बार फिर से वो पुलिस को चकमा देकर उत्तर प्रदेश की ओर निकल जाता है। पुलिस वालों को मोबाइल सिग्नल से जानकारी मिलती है कि आरव की लोकेशन आखिरी बार वाराणसी में ट्रेस हुई है। जल्द ही पुलिस की एक टीम वाराणसी तक पहुंच जाती है, लेकिन आरव फिर वहां से बच निकलता है। पुलिस के दबाव की वजह से आरव परेशान हो जाता है और अंत में अब वो अपने दादा को फ़ोन करता है। आरव के माता पिता का आरव के जन्म के बाद ही डिवोर्स हो गया था। इसके बाद आरव के पिता दो और शादी करते हैं, लेकिन वो दोनों शादियां भी टूट जाती हैं। परिवार स्टेबल ना होने की वजह से आरव की परवरिश उसके दादा ने ही की थी। दादा आर्मी से रिटायर्ड थे। फ़ोन पर वो पूरी बात अपने दादा को बताता है। आरव की पूरी बात सुनने के बाद दादा उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं। इस कारण आरव वापस बेंगलुरु चला आता है। वो 29 नवंबर 2024 को शाम के लगभग 4 बजे बेंगलुरु के कैंपागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास दिखाई देता है और फाइनली पुलिस उसे देवनहल्ली से अरेस्ट कर लेती है। आरव को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। शुरुआती पूछताछ में ही वो माया की हत्या की बात कबूल कर लेता है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था कि आखिर आरव ने इस हैवानियत को अंजाम क्यों दिया। इसके जवाब में आरव कहता है कि दरअसल उसे शक होने लगा था कि माया किसी और लड़के से भी बात करती है। आरव के बयान के मुताबिक माया और आरव आराम से बात कर रहे होते हैं। इसी बीच माया से वो किसी दूसरे लड़के से बात करने के सिलसिले में पूछताछ करने लगता है। इसी बात पर दोनों में काफ़ी नोकझोंक होने लगती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि आरव यहीं पर माया को ख़त्म करने का प्लान बना लेता है। वो साजिश के तहत पहले तो इस बातचीत को नॉर्मल करता है और फिर बड़े आराम से जेप्टो ऐप से एक नायलॉन की रस्सी तथा चाकू ऑर्डर करता है। जैसे ही ऑर्डर आता है वो नीचे जाकर पिक कर लेता है, फिर चुपचाप दोनों ही चीज़ों को लेकर कमरे में आ जाता है। पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक कमरे में वापस आते ही फिर पुरानी बात को लेकर बहस शुरू होती है। इसी बहस के दौरान आरव ऑनलाइन मंगाए गए चाकू से अचानक माया पर हमला कर देता है। माया मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कमरा बंद होने की वजह से आवाज़ बाहर तक नहीं आ पाती है। इस बीच आरव माया के छाती पर चाकुओं से कई गहरे वार कर देता है। इस कारण काफ़ी खून बहने लगता है और फिर अगले कुछ मिनट में तड़प तड़प कर माया की मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि होती है। माया की जान लेने के बाद आरव इस सोच में लग जाता है कि डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। उसने रस्सी इसीलिए मंगवाई थी कि डेड बॉडी को उसी से बांधकर बैग या ब्लैंकेट में डालकर होटल के बाहर ले जाकर ठिकाने लगा देगा, लेकिन पकड़े जाने के डर से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। अगले 2 दिनों तक आरव बस यही सोच में लगा हुआ था कि इस डेड बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए। इस दौरान वो शव के बगल में ही बैठकर बेतहाशा सिगरेट पीता रहता है, वहीं पर खाता पीता रहता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान वो मंगवाई गई रस्सी से अपनी भी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। कुल मिलाकर जब उससे कोई रास्ता नहीं निकलता है तो फाइनली 2 दिन बाद जब माया की बॉडी से बदबू आने लगती है, तब वो अपना चेहरा छुपाकर चुपचाप होटल से निकलकर भाग जाता है। लेकिन पुलिस की दबिश के कारण आखिरकार पकड़ में आ ही जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक माया आरव पर शादी का दबाव बना रही थी, इसलिए भी शायद आरव ने उसकी हत्या कर दी। इसके अलावा ये भी दावे किए जाते हैं कि आरव पहले ही माया को ख़त्म करने का प्लान बना करके आया था, इसलिए वो चाकू अपने साथ लाया था। केवल रस्सी उसने ऑनलाइन मंगवाई थी। इसी चाकू के सहारे उसने ना केवल माया की जान ले ली, बल्कि उसके सपनों को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और उस भरोसे का भी कत्ल कर दिया जो भरोसा उस पर ऑनलाइन डेटिंग ऐप के ज़रिए माया ने जताया था। आरव के कन्फेशन के बाद पुलिस वाले होटल से कई अहम सबूत इकट्ठा करते हैं
और उसे अदालत में पेश करते हैं। शुरुआती सुनवाई के बाद ही आरव को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, गुनहगार को सज़ा तो अदालत देगी, लेकिन आपके अनुसार आरव को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।